अपनी मौत से पहले एक सदी के चौथाई के दौरान सोवियत आमर जोसेफ स्टालिन ने शायद तारीख की किसी भी दूसरी शख्सियत से ज्यादा सियासी ताकत का इस्तेमाल किया। स्टालिन ने सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया की यूनियन को सनती बनाया, इसकी ज़राअत को ज़बरदस्ती इकट्ठा किया, पुलिस की शदीद दहशतगर्दी के जरिए अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, 1941 से 45 में जर्मनी को शिकस्त देने में मदद की और मशरक़ी यूरोपीय रियासतों की एक पिटी को शामिल करने के लिए सोवियत कंट्रोल को बढ़ाया। सोवियत मुतलक अलानियत के चीफ ममार और एक हुनरमंद लेकिन गैर मामूली तौर पर बेरहम मुंतजिम, इसने इनफरादी आज़ादी की बाक़ियात को तबाह कर दिया और इनफरादी खुशहाली को फ़रोग़ देने में नाकाम रहे। फिर भी इसने एक ताकतवर फौजी सनती कॉम्प्लेक्स बनाया और सोवियत यूनियन को एटमी दूर में ले गया। स्टालिन की सवानह उम्री को सोवियत यूनियन के बानी, एक बहादुर बालिशविक लड़का, साजिशी और लेनिन के वफादार पैरोकार के तौर पर अपनी सलाहियतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले एक मनहूस सोवियत प्रोपेगेंडा लेजेंड ने तवील अरसे से धंधला दिया था। इसके दूर में स्टालिन को एक आलमगीर बासलाहियत के तौर पर, एक चमकता सूरज या जिंदगी के अमले के तौर पर और एक अजीम उस्ताद और दोस्त के तौर पर भी सराहा गया, खासतौर पर इन कम्युनिटीज में से जिन पर इसने सबसे ज्यादा वहशियाना तशद्दुद किया। एक बार जब इसे रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक मेट्रोपोलिटन ने अवामी तौर पर हमारे वालिद के तौर पर पुकारा था। मुजस्मों और अपने शबीहों के जरिए वसी बसरी फरूग हासिल करते हुए डिक्टेटर एक जुनूनी फिरके का निशाना बन गया जिसे ज़ाती तौर पर वो गालिबन मज़मूम ख्याल करता था। जोसेफ स्टालिन कैसे इक़्तिदार में आया? स्टालिन जॉर्जियाई था, रूसी नहीं था और मुसलसल अफवाहों का दावा है कि वो आबाई तरफ ऑसीशीन था। वो कफकाज़ में जॉर्जिया के सूबाई कस्बे गोरी में एक गरीब मोची का बेटा था जो इस वक्त एक शाही रूसी कॉलोनी था। नशे में धुत बाप ने अपने बेटे की वहशियाना पिटाई। घर में सिर्फ जॉर्जियाई बोलते हुए जोसेफ ने गोरी 1888 से 94 के चर्च स्कूल में तालीम के दौरान रूसी जबान सीखी, जिसे वो हमेशा जॉर्जियाई लहजे के साथ बोलता था। इसके बाद वो टफल्स थियोलॉजिकल सेमिनरी चला गया, जहां इसने खुफिया तौर पर बैन-अल-अक़वामी कम्युनिज्म के चीफ थियोरीशियन कार्ल मार्क्स और दीगर ममनुआ तहरीरों को पढ़ा, जिन्हें 1899 में इनकलाबी सरगर्मी की वजह से निकाल दिया गया था। लेजेंड के मुताबिक या खराबी सेहत की वजह से छोड़ दिया गया। इसकी प्यारी मां के मुताबिक, मां, जो एक दनेदार धोबी औरत थी, ने अपने बेटे के पादरी बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन जोसेफ ज़ोगाशुयली ज़ाहिरी शक्ल और अंदाज में मौलवी से ज्यादा बदतमीज थे। वो छोटा, सटाक, काले बालों वाला, सख्त आंखों वाला, एक बाजू दूसरे से लंबा था। इसका चेचक से दागदार चेहरा बचपन में ही मुतासिर हुआ था। जिस्मानी तौर पर मजबूत और शानदार क़ुव्वते इरादी से माला माल, इसने इब्तिदाई तौर पर अपने हकीकी एहसासात को छुपाने और अपने वक्त की पाबंदी करना सीख लिया। काकीशीन खूनी झगड़े की रिवायत के मुताबिक वो इन लोगों के खिलाफ तवील मुद्दती इंतकाम की मंसूबा बंदी करने में आजिज था जिन्होंने इसे नाराज किया। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को 45 जर्मन डिवीजनों और फिजाई हमले का इस्तेमाल करते हुए पोलैंड पर हमला किया। सितंबर 20 तक सिर्फ वारसा ही मुनक़िद हुआ, लेकिन सितंबर 29 को हतमी हथियार डाल दिए गए। दिसंबर 1899 में ज़ोगाशुयली मुख्तसरा टफल्स ऑब्जर्वेटरी में एक क्लर्क बन गया। ये वाहिद बामावजा मुलाजमत है जिसे इसने सियासत से बाहर करने के तौर पर रिकॉर्ड किया है। इसके कभी दस्ती मजदूरी करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1900 में इसने सियासी ज़ेर ज़मीन शमूलियत इख्तियार की, कफ़काज़ के अहम सनती मराकज़ में मजदूरों के मुजाहरों और हड़तालों को हवा दी, लेकिन पुलिस के साथ धोखा दही के मजदूरों को खूनी झड़पों में धकेलने में इसके ज़रूरत से ज़्यादा जोश ने इसके साथी साजिशीन का मुकाबला किया। 1903 में रूसी सल्तनत के सोशल डेमोक्रेट्स मार्क्सिस्ट इनकलाबियों के अपने दो मुसाबकती बाजू, मेंशुयक और बालिशविक, में तकसीम होने के बाद ज़ोगाशुयली इन धरों में से दूसरे, ज्यादा अस्करियत पसंदों में शामिल हुआ और इसके रहनुमा लेनिन का शागिर्द बन गया। अप्रैल 1902 और मार्च 1913 के दरमियान ज़ोगाशुयली को इनकलाबी सरगर्मी की वजह से 7 मरतबा गिरफ्तार किया गया, बार बार कैद और जलावतनी से गुजरना पड़ा। जुमलों की नरमी और जिस आसानी के साथ नौजवान साजिशी ने इसके बार बार फरार को मुतासिर किया, इसने इस खैर साबित शुदा क़ियास को रंग दिया कि ज़ोगाशुयली एक ज़माने के लिए साम्राज्य सियासी पुलिस की तनख्वाह में एक एजेंट इश्तियाल अंगेज था। स्टालिन का इक़्तिदार में इजाफा। ज़ोगाशुयली ने पार्टी के दर्जा बंदी में सशक्त पेशरफ़त की। इसने रूसी सोशल डेमोक्रेट्स के 3 पॉलिसी साजी कनकलब में शिरकत की, टेमेफस अब टेम्पीर, फ़िनलैंड 1905, स्टॉकहोम 1906 और लंदन 1907 में ज़्यादा तासुर पैदा किए बगैर।
लेकिन वो पर्दे के पीछे सरगर्म था, जिसने पार्टी के लिए फंड्स खरीदने के लिए जून 12 पुराना अंदाज 1907 को टफल्स अब तबलीसी में एक शानदार हुलडअप की मंसूबा बंदी करने में मदद की। इसकी पहली बड़ी सियासी तरक्की जनवरी पुराना अंदाज 1912 में हुई, जब लेनिन ने, जो अब हिजरत कर रहे हैं, ने बालिशविक पार्टी की पहली मरकजी कमेटी में खिदमत अंजाम देने के लिए इनका इंतखाब किया, जो बिलाखिर दूसरे सोशल डेमोक्रेट्स के साथ टूट गई थी। अगले साल लेनिन के कहने पर दजुगा शुयली ने मार्क्सिज्म और कौमी सवाल पर एक अहम मजमून शाये किया। अब तक इसने अस्टालिन का नाम अपना लिया था, जो रूसी स्टील से माखूज है। इसने अपनी तवील तरीन जलावतनी से गुजरने से पहले नए कायम होने वाले बालिशविक अखबार प्रावदा की मुख्तसर तरमीम भी की। साइबेरिया में जुलाई 1913 से मार्च 1917 तक। तकरीबन 1904 में स्टालिन ने जॉर्जियाई लड़की एकातरीना सवानिडзе से शादी की। वो तकरीबन 3 साल बाद मर गई और इसने एक बेटा जैकब छोड़ा, जिसके साथ इसके वालिद ने 1920 की दुहाई के आखिर में खुदकुशी की नाकाम कोशिश के बाद इसे कमजोर करार दिया, जिसके साथ इसके वालिद ने हकारत का बर्ताव किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जैकब को जर्मनों ने कैदी बना लिया तो स्टालिन ने अपने बेटे के तबादले की जर्मन पेशकश से इनकार कर दिया। लियोन टराटस्की मार्च 12 पुराना अंदाज 1917 को साइबेरिया से पेट्रोग्राड पहुंचकर स्टालिन ने प्रावदा की अदालत दोबारा शुरू की। इन्होंने मुख्तसर तौर पर दरमियानी तबके के लिबरल्स की आर्जी हुकूमत के साथ बालिशविक ताउन की वकालत की, जो फरवरी के इनकलाब के दौरान आखिरी जार के दस्तबरदार होने पर इक़्तिदार को बेचैन करने में कामयाब हुई थी। लेकिन लेनिन के असर व रसूख के तहत स्टालिन ने जल्द ही बालशूयकों के जरिए इक़्तिदार पर मुसल्लह कब्जे की ज्यादा अस्करी पॉलिसी की तरफ रुख किया। जब नवंबर-अक्टूबर पुराना अंदाज 1917 में इनकी बगावत हुई तो इसने एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन इसके अहम हरीफ लियोन टराटस्की से कम नुमाइं। 1918 से 20 की खाना जंगी के दौरान मुख्तलिफ मुहाज़ों पर एक सियासी फौजी रहनुमा के तौर पर सरगर्म, स्टालिन ने नई बालिशविक हुकूमत में 2 वजारती उहदों पर भी फाइज रहे, कौमियतों 1917 से 23 और रियासती कंट्रोल या मजदूरों और किसानों के लिए कमिश्नर मुआयना 1919 से 23। लेकिन 1922 से लेकर इनकी मौत तक पार्टी की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर ये इनका ओहदा था, जिसने इनकी आमरीयत को ताकत की बुनियाद फराहम की। सेक्रेटरीट की सरबराही के अलावा वो ताकतवर पॉलिट ब्यूरो और बहुत सी दूसरी इंटरलॉकिंग और ओवरलैपिंग कमेटियों के रुकन भी थे। एक आर्क ब्यूरोक्रेट जो खामोशी से शानदार हरीफों को पीछे छोड़ने में मसरूफ था, जिनमें टराटस्की और ग्रिगोरी ज़ेनोविफ भी शामिल थे, जो इस तरह के गैरमामूली तंजीमी काम को हकीर समझते थे। चूंकि जेब का निशान वाला जॉर्जियाई इतना वाज़ेह तौर पर गैर दानिशमंद था, इसलिए वो इसे गैर ज़हीन समझते थे। एक संगीन गलती और एक इनके मुआमले में लफ्जी तौर पर मुहलिक है। व्लादिमीर लेनिन 1921 के बाद से स्टालिन ने बीमार लेनिन की ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी की, यहाँ तक कि अपनी मौत से 1 साल पहले लेनिन ने एक सियासी वसीयतनामा लिखा, जिसकी वसी पैमाने पर तशहीर की गई, जिसमें स्टालिन को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। लेनिन की तरफ से ये दस्तावेज मुमकिना तौर पर स्टालिन के कैरियर के लिए तबाहकुन थी, लेकिन इसकी मामूल की किस्मत और महारत ने इसे इस काबिल बनाया कि वो अपनी जिंदगी के दौरान इसमें रियायत हासिल कर सके। लेनिन का जानशीन लेनिन की मौत के बाद जनवरी 1924 में स्टालिन ने मुतवफ़्फ़ी रहनुमा के एक गैर मामूली नीम बाज़ंतीनी फ़िरक़े को फ़रोग़ दिया। लेनिन अज़म के आर्क पर 68 स्टालिन ने भी अगले साल सेरेट्सन शहर का नाम बदलकर स्टालिनग्राड अब वोलोगोग्राड रखकर अपने मसलक को फ़रोग़ दिया। इसका मरकजी हरीफ टराटस्की किसी ज़माने में लेनिन का वारिस ज़ाहिर होता था, अब जंग ग्रहण में था, जिसे ज़ेनोविफ लीव कामनीफ और स्टालिन के हुक्मरान सालिसी ने मजूल कर दिया था। इसके फौरन बाद स्टालिन दाएं बाजू के रहनुमाओं नकुले बखारीन और अलेक्से रायकोव के साथ अपने साबित साथी ट्रियोम्वार्स के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल हो गए। सोवियत यूनियन के काबिल अमल सियासी निज़ाम के क़याम की सलाहियत पर यकीन रखते हुए आलमी इंक़िलाब से अब तक मुतबक़े हिमायत का इंतज़ार किए बगैर सेक्रेटरी जनरल ने एक मुल्क में सोशलिज्म की पॉलिसी की वकालत की। ये इन सख्त सरों वाले पार्टी मैनेजर्स में मकबूल था, जिन्हें वो दरमियानी दर्जा बंदी में बासर उहदों पर तरक्की दे रहे थे। इसके सबसे ताकतवर हरीफ सबको बर्खास्त कर दिया गया। बखारीन और रैकूफ जल्द ही ज़ेनोविफ और कामनीफ के बाद रसूख हो गए और सियासी लंबू की सजाए मौत पर अमल दरामद हो गया। स्टालिन ने टराटस्की को 1929 में सोवियत यूनियन से निकाल दिया और 1940 में मैक्सिको में इसे कत्ल कर दिया।
1928 में स्टालिन ने लेनिन की नीम सरमाया दाराना नई इक्तिसादी पॉलिसी को यक्के बाद दीगरे 5 साला मंसूबों के तहत रियासती मुनज़्ज़म सनतकारी के हक़ में तरक कर दिया। दरहकीकत ये एक नया रूसी इंकलाब था जिसके असरात 1917 के मुकाबले में ज़्यादा तबाहकुन थे। डिक्टेटर की ज़रबी किसानों पर सबसे ज़्यादा पड़ी। तकरीबन 25 मिलियन देहाती घराना चंद सालों में इज्तिमाई या रियासती खेतों में जम होने पर मजबूर हो गए। शिद्दत से मुज़ाहमत करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहिरा करने वाले मुजाहिदों पर फौजियों और GPU सियासी पुलिस यूनिटों ने हमला किया। ताउन न करने वाले किसानों को, जिन्हें कलकस कहा जाता है, को इज्तिमाई तौर पर गिरफ्तार किया गया और गोली मार दी गई, जलावतन कर दिया गया या स्टालिन हिरासती कैंपों के तेजी से फैलते हुए नेटवर्क में जज़ब कर दिया गया और जालिमाना हालात में मौत के घाट उतार दिया गया। इज्तिमाइयत ने यूक्रेन में एक अजीम ख़तरा पैदा किया और स्टालिन की पॉलिसियां, जिनमें से कुछ ने खास तौर पर यूक्रेन को निशाना बनाया, मौत और मसाइब को मजीद बढ़ा दिया। स्टालिन ने अनाज के ज़ख़ीरे को बरामद करना जारी रखा कि एक कम जालिम रहनुमा क़हत-ज़दा इलाक़ों में पहुंच जाता। यूक्रेन में इस क़हत को होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है, यूक्राइनी अल्फाज से भूख, कूलट और तबाही, मोर। इन सालों के दौरान स्टालिन की पॉलिसियों से तकरीबन 10 मिलियन किसान हलाक हो सकते हैं। क्रश इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके असरात में कम तबाहकुन थी, लेकिन इसने भी अपनी शानदार नाकामियों को शुमार किया, जिसका जवाब स्टालिन ने सनती मैनेजर्स को पैदरपेशो ट्रायल्स में शामिल करके दिया। ख़याली जुराइम का इतराफ़ करने के लिए खौफज़दा होकर मुल्ज़िम ने सेक्रेटरी जनरल की पॉलिसियों से पैदा होने वाली तबाहियों के लिए खुद साख्ता कुर्बानी के बकरे के तौर पर काम किया। इसके बावजूद स्टालिन एक पसमानदा मुल्क को तेज़ी से सनती बनाने में कामयाब रहा, जैसा कि एडोल्फ हिटलर और H.G. वेल्स और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे मारूफ मुसन्निफीन समेत पुरजोश मुआसिर गैर मुल्की गवाहों ने बड़े पैमाने पर तस्लीम किया। स्टालिन की पॉलिसियों में एतदाल पसंदी की कोशिश करने वालों में इनकी नौजवान दूसरी बीवी नादी ज़हदा एल-लुईफा भी शामिल थी, जिससे इसने 1919 में शादी की थी और जिसने 1932 में खुदकुशी कर ली थी। इनके 2 बच्चे थे। बेटा वासली सोवियत फ़िज़ाइया में गैरमुतल्लक़ एला उहदे पर फाइज होने के बाद शराबी के तौर पर हलाक हो गया। बेटी सोयतलाना अपने वालिद के बदले हुए प्यार और बुरे मिजाज की वजह बन गई। वो इसकी मौत के बाद हिजरत कर गईं और बाद में इसने याददाश्तें लिखीं जो स्टालिन की अच्छी तरह से छपी हुई निजी जिंदगी को रोशन करती हैं। 1934 के अवाखिर में, जब स्टालिनिज़्म की बदतरीन ज़ियादतियाँ अपने आप को खर्च करने लगीं, सेक्रेटरी जनरल ने कम्युनिस्ट पार्टी के इन अराकीन के खिलाफ सियासी दहशतगर्दी की एक नई मुहिम शुरू की जिन्होंने इसे इक़्तिदार में लाया था। इसका बहाना लेनिनग्राड में 1 दिसंबर को अपने अहम साथी और मुमकिना हरीफ सरगई कैरूफ का कत्ल था। कि स्टालिन ने खुद कैरूफ के कत्ल का इंतजाम किया था, बड़े पैमाने पर खूनरेज़ी को फ़रोग़ देने के बहाने, जिसका सख्ती से इशारा पार्टी की फर्स्ट सेक्रेटरी निकेता ख़रुशीफ ने 1956 में भी किया था। बड़े पैमाने पर खूनरेज़ी को फ़रोग़ देने के बहाने, जिसका सख्ती से इशारा पार्टी की फर्स्ट सेक्रेटरी निकेता ख़रुशीफ ने 1956 में 20वीं पार्टी कांग्रेस में स्टालिन की मज़म्मत करते हुए एक तकरीर में दिया था। स्टालिन ने सरकर्दा कम्युनिस्टों के शो ट्रायल को नई दहशत को फैलाने के एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल किया। अगस्त 1936 में ज़ेनोविफ और कामनीफ को मनगढ़ंत इतिराफ़ात दोहराने के लिए अदालत में पेश किया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई और गोली मार दी गई। जनवरी 1937 और मार्च 1938 में 2 और बड़े मुकदमे चलाए गए। जून 1937 में मार्शल मिखाइल तोखाचुसकी, इस वक्त की सबसे बाअसर फौजी शख्सियत, और दीगर सरकर्दा जर्नलों को गद्दारी के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल के तौर पर रिपोर्ट किया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। अवामी सतह पर तस्लीम किए जाने वाले बुनियादी ज़ुल्म व सितम ऐसे थे जिन्होंने स्टालिन को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत अशराफिया को मजमूई तौर पर काबू करने का इख्तियार दिया। इसने न सिर्फ तजुर्बाकार नीम खुद मुख्तार बालशूयकों को मुकम्मल कर दिया बल्कि पार्टी के बहुत से मालिकान, फौजी रहनुमा, सनती मैनेजर्स और एला सरकारी अफसरान को भी मुकम्मल तौर पर अपने ताबे कर लिया। दीगर मुतासिरीन में सोवियत सरजमीन पर गैर मुल्की कम्युनिस्ट और इंतहाई सियासी पुलिस तंजीम के अरकान शामिल थे, जिसे अब NKVD कहा जाता है। सोवियत अशराफिया के दीगर तमाम तबक़ात, फ़नून, अलमी दुनिया, कानूनी और सिफारती पेशे ने भी मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद को खो दिया, जैसा कि आबादी ने किया। एक नीम बेतरतीबी, सरपट धड़कने वाले ज़ुल्म व सितम की वजह से जो कि ज़बरदस्ती मज़म्मत और इतिराफ़ात ये इससे भी ज़्यादा मुतासिर हुए जब तक कि स्टालिन ने खुद दहशत को कम नहीं किया, हालांकि इसने इसे कभी नहीं छोड़ा। स्टालिन के सियासी मुतासिरीन की तादाद लाखों में थी।
اس کا بنیادی مقصد غالباً اپنی ذاتی طاقت کو زیادہ سے زیادہ کرنا تھا۔ جوزف اسٹالن کا دوسری جنگ عظیم میں کردار۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اسٹالن ایک غیر متوقع آغاز کے بعد ابھرا، جو جنگجو قوموں کی طرف سے پھینکے گئے اعلیٰ ترین لیڈروں میں سب سے زیادہ کامیاب رہا۔ اگست 1939 میں سب سے پہلے مغربی طاقتوں کے ساتھ ہٹلر مخالف اتحاد بنانے کی کوشش کے بعد اس نے ہٹلر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس نے جرمن آمر کو پولینڈ پر حملہ کرنے اور دوسری جنگ عظیم شروع کرنے کی ترغیب دی۔ اپنی مغربی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے بے چین جبکہ اس کا نیا لیکن واضح طور پر قدار جرمن اتحادی اب بھی مغرب میں مصروف تھا، اسٹالن نے مشرقی پولینڈ، ایسٹونی، لٹویا، لتھوانیا اور رومانیہ کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے فن لینڈ پر بھی حملہ کیا اور علاقائی مراعات کا استحصال کیا۔ مئی 1941 میں اسٹالن نے سوویت یونین پر جرمن حملے کے بڑھتے ہوئے خطرے کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو عوامی کمیسار کی کونسل سربراہ حکومت کا چیئرمین مقرر کیا۔ یہ 1923 کے بعد ان کا پہلا سرکاری دفتر تھا۔ 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر ہٹلر کے بلا اشتعال حملے کے بعد اسٹالن کے جنگ سے پہلے کے دفاعی اقدامات کو جرمن بلٹزکریگ نے نااہل قرار دے کر بے نقاب کیا، جو سوویت یونین کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے جلد ہی ریلی نکالی اور خود کو سپریم کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ 1941 کے موسم سرما میں جب جرمنوں نے ماسکو پر حملہ کیا تو وہ خطرے سے دوچار دارالحکومت میں رہا، جس نے ایک زبردست جوابی کارروائی کو منظم کرنے میں مدد کی۔ اسٹالن گراڈ کی جنگ اگلے موسم سرما میں اور کرسک کی جنگ 1943 کے موسم گرما میں بھی سوویت فوج نے اسٹالن کی اعلیٰ قیادت میں جیتی تھی، جس نے پیچھے ہٹنے والے جرمنوں کے خلاف حملے کا رخ موڑ دیا، جنہوں نے مئی 1945 میں ہتھیار ڈال دیے۔ جنگی رہنما کے طور پر اسٹالن نے سوویت جنگی محاذم، فوجی ذخائر اور جنگی معیشت پر قریبی ذاتی کنٹرول برقرار رکھا۔ ابتدائی طور پر ہٹلر کی طرح ٹیلی فون کی ناقص ہدایات کے ساتھ مداخلت کرنے پر زیادہ مائل، سوویت جنرلسیمو نے آہستہ آہستہ فوجی فیصلوں کو سونپنا سیکھا۔ جنگ کے بعد اسٹالن نے مشرقی یورپ پر ایک نئے قسم کا نوآبادیاتی کنٹرول مسلط کر دیا، جس کی بنیاد مقامی کمیونسٹ حکومتوں پر تھی جو برائے نام طور پر آزاد لیکن حقیقت میں خود کے تابع تھی۔ اس طرح اس نے اپنے مضامین کی تعداد میں تقریباً 100 ملین کا اضافہ کیا۔ لیکن 1948 میں سوویت کیمپ سے ٹیٹوسٹ یوگوسلاویا کے انحراف نے اسٹالن کے زیر تسلط یکسنگی کے طور پر عالمی کمیونزم کو شدید دھچکا پہنچایا۔ دیگر موکل ریاستوں کو ٹیٹو کی مثال پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے اسٹالن نے مقامی شو ٹرائلز کو اکسایا، جو روس میں 1930 کی دہائی کے عظیم پرچ کی طرح ہیرا پھیری کی گئی، جس میں سیٹلائٹ کمیونسٹ رہنماؤں نے ٹیٹو ازم کا اعتراف کیا۔ بہت سے لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ جرمنی نے 1 ستمبر 1939 کو 45 جرمن ڈویژنوں اور فضائی حملے کا استعمال کرتے ہوئے پولینڈ پر حملہ کیا۔ ستمبر 20 تک صرف وارسا ہی منعقد ہوا، لیکن ستمبر 29 کو حتمی ہتھیار ڈال دیے گئے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اپنے جنگی اتحاد کو جاری رکھنے سے دور، اسٹالن نے اب ان ممالک کو اور خاص طور پر ریاست ہائے متحدہ کو وہ قدیم دشمن سمجھا جس کی اسے ہٹلر کی موت کے بعد ضرورت تھی۔ گھر میں مارکسی نظریہ کی اولیت پر سختی سے دوبارہ زور دیا گیا۔ اسٹالن کے اہم نظریاتی ہیچمین آندرے زہدانوف، مرکزی کمیٹی کے سیکریٹری، نے سوویت فنی اور فکری دنیا میں دہشت کا راج شروع کر دیا۔ غیر ملکی کامیابیوں کا مذاق اڑایا گیا اور عملی طور پر ہر شعبے میں روسیوں کے موجدوں اور علمبرداروں کی برتری پر زور دیا گیا۔ گھریلو آرام کی امیدیں، جو جنگ کے دوران سوویت یونین میں بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی تھیں، اس طرح افسوسناک طور پر مایوس ہو گئیں۔ اپنے بعد کے سالوں میں بڑھتے ہوئے مشکوک اور بے وقوف، اسٹالن نے جنوری 1953 میں اعلان کیا تھا کہ بعض مخصوص، زیادہ تر یہودی، کریملن کے ڈاکٹروں کو طبی طور پر مختلف سوویت رہنماؤں بشمول زہدانوف کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ڈکٹیٹر واضح طور پر اس ڈاکٹرز کی سازش کو ایک اور بڑی دہشت گردی کا بہانہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا، جو اپنے تمام سینئر ساتھیوں کو خوفزدہ کر رہا تھا، لیکن سرکاری رپورٹ کے مطابق وہ 5 مارچ کو اچانک انتقال کر گیا۔ ان کے وفد کے لیے یہ موت اتنی آسان تھی کہ بدکاری کے شبہات کا اظہار کیا گیا۔ جوزف اسٹالن کی میراث، اپنی ہڈیوں کے گودے تک ایک سیاست دان، اسٹالن کی ذاتی یا خاندانی زندگی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بنیادی آرام کو اچانک بوفے کھانے میں پاتے تھے، جس میں وہ پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں، جرنیلوں، غیر ملکی طاقتوروں اور اس طرح کے لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔
इन मौक़े पर खुद थोड़ा पीना आमर दूसरों में ज़रूरत से ज़्यादा लज़्ज़त की हौसला अफजाई करेगा, इस तरह वो कमज़ोर निकात को ज़ाहिर करेगा जिनसे वो फ़ायदा उठा सकता है। वो अपने मेहमानों को भी छेड़ता था, मजाक और बदतमीजी इसके अंदाज में अच्छी तरह से मुतवाज़िन होती थी। स्टालिन के अहम मुरीद, हकलाने वाले वजीर खारिजा व्याचेस्लाव मोलोटोव इस तरह के ब्लफ टोनेटर के लिए अक्सर निशाना बनते थे। स्टालिन के पास मज़ाक की शदीद सितम ज़रीफ़ी का एहसास था, जो आमतौर पर अपने मेहमानों को दिल लगी करने के बजाय इनका मजाक उड़ाने के लिए वक्फ था। स्टालिन के कारनामों में सरफहरस्त एक ऐसे मुल्क की सनतकारी थी जिस पर जब इसने 1928 में मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया था, तब भी दुनिया की सरकर्दा सनती अक़वाम के मुकाबले में नुमायां तौर पर पसमानदा था। 1937 तक मुतलक अलना नामर के तौर पर एक दुहाई से भी कम अरसे के बाद इसने सोवियत यूनियन की कल सनती पैदावार को इस हद तक बढ़ा दिया था जहां इसे सिर्फ रियासत-ए मुत्तहिदा ने पीछे छोड़ दिया था। इस कामयाबी की हद तक तारीफ की जा सकती है अगर किसी को याद हो कि रूस 1913 में मजमूई सनती पैदावार में सिर्फ 5वें नंबर पर था और इसके बाद इसने कई सालों तक आलमी जंग, खाना जंगी, कहत और वबा के जरिए तबाही का सामना किया। उसी अरसे के दौरान दुनिया के दीगर बड़े सनती ममालिक में से किसी को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जंग अजीम के दौरान इससे भी ज्यादा खौफनाक तौर पर तबाही हुई। सोवियत यूनियन इसके बावजूद स्टालिन की क़यादत में हिटलर को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा करने के काबिल था और अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर सनती और अब मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखता था। 1949 में स्टालिन रूस ने एटम बम फटकर दुनिया की दूसरी एटमी ताकत के तौर पर अपनी आमद का इशारा दिया। इन शानदार कामयाबियों के मुकाबले में एक बड़ा नुकसान तय करना चाहिए। अगरचे स्टालिन के दौर में वाकई अकेला सनती पैदावार हासिल हुई थी, लेकिन इसमें से बहुत कम हिस्सा आम सोवियत शहरी को अशिया खुर्दोनूश या जिंदगी की सहूलियत की सूरत में दस्तयाब हुआ। कौमी दौलत का एक काबिल जिक्र तनासुब जो किसी भी उमन के वक्त के सरमायादाराना मुल्क की तारीफ में मुकम्मल तौर पर बेमिसाल है, को रियासत ने फौजी अखराजात, पुलिस के आलात और मजीद सनतकारी को पूरा करने के लिए मुख्तस किया था। ये बात भी काबिल बहस है कि तकरीबन किसी भी काबिल फहम हुकूमत के तहत जो स्टालिनिज्म के मुतबादिल के तौर पर तैयार हुई होगी, किसी भी सूरत में और यकीनन कम वहशियाना अंदाज में सनतकारी की हद तक पहुंच चुकी होगी। स्टालिन की ज़राअत की इज्तिमाइयत ने सोवियत सनत के हासिल करदा नताइज से दूर दूर तक मुस्बत मुआशी नताइज पैदा नहीं किए थे। सियासी तौर पर मुतज़लज़ल किसानों पर काबू पाने का एक जरिया समझा जाता है, ताहम इज्तिमाइयत ने खुद को जायज़ करार दिया और कई दहाइयों तक ऐसा करना जारी रखा, जो कि आमर की सबसे पायदार कामयाबियों में से एक है। मजीद बरंग स्टालिन की तरफ से शुरू किए गए शदीद शहरीकारी का अमल इनकी मौत के बाद भी जारी रहा, जो अब भी किसी दूसरे बड़े सनती मुल्क की निस्बत ज्यादा देही आबादी बनी हुई है। 1937 में आबादी का 56% ज़राअत या जंगलात में मसरूफ था। 1958 तक ये तनासुब कम होकर 42% रह गया था, बहुत बड़ी हद तक स्टालिन की पॉलिसियों के नतीजे में। सोवियत यूनियन क्यों टूटा? डिक्टेटर की एक और कामयाबी कम्युनिस्ट पार्टी, वजारतों, कानून साज इदारों, ट्रेड यूनियनों, सियासी पुलिस और मुसल्लह अफवाज के आपस में जुड़े हुए और दीगर मिशन कंट्रोल डिवाइसेस पर मबनी इसकी वसी पैमाने पर बेवरोकरिटाइज्ड इंतजामी मशीनरी की तख्लीक थी। डिक्टेटर की मौत के बाद की दहाइयों के दौरान ये सोवियत मुआशरे के ज़रूरी इंतजामी लेवर्स की फराहमी जारी रखे हुए थे, जो अक्सर ऐसे अफराद के कंट्रोल में रहते थे जो स्टालिन दहशतगर्दी के सालों के दौरान नुमायां हुए थे। लेकिन कुल शख्सी आमरीयत का अंसर अपनी इंतहाई शक्ल में स्टालिन के सामने नहीं बचा। इनकी मौत का एक नतीजा कम्युनिस्ट पार्टी का इक़्तिदार के बुनियादी मरकज़ के तौर पर दोबारा जिंदा होना था, जिसके बरसों के दौरान वो तंजीम दीगर तमाम सोवियत इदारों के साथ एक आदमी की ख्वाहिश के ताबे हो गई थी। इसके बावजूद स्टालिन के जानशीनों ने पार्टी लीडरों के तौर पर बड़ी ताकत हासिल करने के बावजूद वो हुक्मरान ओलिगार्की के फ्रेमवर्क में गालिब शख्सियत से ज्यादा नहीं बने। वो अकेले अपने लिए जिम्मेदार ताकतवर नहीं बन पाए, जैसा कि स्टालिन अपनी एक सदी के तकरीबन गैर चैलेंज शुदा हुक्मरानी के दौरान था। स्टालिन का ये निज़ाम इस वक्त तक कायम रहा जब तक इसने अपने खालिक की मौत के बाद अपने तमाम बड़े लवाज़िमों में किया। इसकी वजह एक हद तक अजीम जालिम की तरफ से की जाने वाली सख्ती की ज़ियादती है। इसके तरीक़ों ने न सिर्फ सोवियत एडमिनिस्ट्रेटर्स के दरमियान पहल को कुचल दिया, बहुत से लोगों को जिस्मानी तौर पर तबाह कर दिया, बल्कि इन्होंने यादगार खौफ की मीरास भी छोड़ दी ताकि स्टालिन के बाद की पाबंदियों को आबादी के लिए काबिले बर्दाश्त बनाया जा सके।
लोगों में मजीद सख्त नाराजगी होती, शायद मुस्तरद भी कर दिए जाते। अगर ये इनके जबर के बारे में वाज़ेह तौर पर याद ना किया गया होता तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होता। जिस तरह सोवियत आबादी के खिलाफ हिटलर के जंगी ज़ुल्म ने स्टालिन को एक हकीकी कौमी हीरो में तब्दील कर दिया था, जिसने इसे सोवियत यूनियन का एक अजनबी दहशतगर्दी के खिलाफ अपने से भी बदतर बना दिया था, उसी तरह स्टालिन के जानशीनों ने भी मुकाबले के लिहाज से अपने निज़ाम के इस्तेहकाम का मरहून मिन्नत है। अब भी बहुत से ज़हनों में ताज़ा, इससे कहीं ज़्यादा बदतर हालात के साथ जो आमिर के इक़्तिदार के दौरान हासिल हुए। स्टालिन ने दलील के तौर पर तारीख की किसी भी शख्सियत के मुकाबले ज़्यादा अफराद की ज़िंदगियों पर ज़्यादा असर डाला है, लेकिन इनकी मजमूई कामयाबी का अंदाज़ा इनकी मौत के कई दहाइयों बाद भी बाकी है। ये एक इंतहाई मुतनाज़ा मामला है। मुअर्रिखीन अभी तक इसके कारनामों की कद्र पर किसी हतमी इत्तिफाक राय पर नहीं पहुंचे हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि वो कभी करेंगे। अमरीकी स्कॉलर जॉर्ज एफ कैनन के नज़दीक स्टालिन एक अजीम आदमी है, लेकिन अपनी नाकाबिल यकीन जुर्माना एक मौसर तरीके से हद के बगैर जुर्म में एक अजीम शख्स है, जबकि सोवियत उमूर के एक अमरीकी माहिर रॉबर्ट सी टक्कर ने स्टालिन को 20वां शख्स करार दिया है। सदी आइवन दी टेरिबल। बरतानवी मोर्ख एच कीर जॉर्जियाई डिक्टेटर एक बेरहम पुरजोश शख्सियत के तौर पर जाहिर होता है, लेकिन जिसमें असलियत का फकदान है। एक तकाबुली अदम वजूद अजीम इनकलाब के नाकाबिले तलाफी मार्च के जरिए अजमत की तरफ धकेलता है, जिसमें इसने खुद को सरकर्दा पाया। टराटसकी और स्टालिन की सवाने उम्री के मुसन्निफ मरहूम आज़क डॉचर के नज़दीक, जो कार की तरह टराटसकी के स्टालिन के वर्जन को किसी हद तक मामूली शख्सियत के तौर पर कबूल करते हैं, स्टालिन मार्क्सिज्म के इरतका में एक अफसोसनाक हद तक मुनहरिफ अंसर की नुमाइंदगी करता है। न ही डॉचर और न ही कार ने स्टालिन के वाकई खौफनाक रिकॉर्ड को इतना मुतासिर किन पाया कि रूसी अक्टूबर इनकलाब की तारीखी कामयाबियों की हतमी कद्र के बारे में शुकूक पैदा कर सकें। इस तरह के ख्यालात में ये तजवीज़ भी शामिल की जा सकती है कि स्टालिन एक मुतवस्सत मिजाज के सिवा कुछ भी नहीं था, बजाय इसके कि वो एक एला तरीन तमामतर सलाहियतों का मालिक हो। ताहम इसकी खास काबिलियत तख्लीकी सियासी जोड़ तोड़ के वाहिद अहम शुबे में महदूद थी, जहाँ वो बेमिसाल है। स्टालिन ने सबसे पहले अफसर शाही की ताकत की सलाहियत को तस्लीम किया, जबकि दीगर बालिशविक लीडरों को अब भी खौफ था कि इनके इनकलाब को एक फौजी आदमी के जरिए धोखा दिया जाएगा। स्टालिन की सियासी काबिलियत हिकमत अमली से बालातर थी, क्योंकि वो अपने मुआशी अहदाफ को पूरा करने और अपनी ज़ाती ताकत को वसअत देने के लिए बड़े पैमाने पर समाजी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको तारीख़ी वाक़यात का ये बाब पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमात और हक़ीक़ी तारीख़ी वाक़यात और नावलों की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आप पर और आपके अहल खाना पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन और अल्लाह हाफ़िज़।